Namaskar, hello and a very warm welcome to CIET NCERT's live phone and interactive program. मैं हूं तन्वी खुराना और क्लास 11 के सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस फिज़िक्स की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्ट 2। 2 हफ्ते पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्ट 1 किया था और उसमें आपको बहुत सारी जानकारी दी थी, बहुत सारे टर्म्स एक्सप्लेन किए थे। उसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप चाहे तो हमें फ़ोन कीजिए, नंबर है 8800405595। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dth.class11@ciet.nic.in। इसके अलावा इस वक्त आप हमें देख रहे हैं PM ई विद्या चैनल नंबर 11 पर और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पर भी, जो कि है NCERT ऑफिशियल। उसके लाइव चैट बॉक्स में भी आप चाहें तो अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंच जा सकते हैं। 3 बजे तक हम यहाँ मौजूद रहेंगे, बहुत सारी बातचीत होगी और आपके साथ बहुत सारा इंटरेक्शन भी होगा। चलिए, सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहेंगे हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स से। हमारे साथ हैं नैना और दिशा। ये दोनों इंटरप्रेटर्स हमारे साथ रहेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम और हर एक बात जो भी यहाँ पर होगी आपको साइन लैंग्वेज के माध्यम से समझाएंगे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। And now let me please introduce the guest, the expert for today. We have with us Miss Pushpa Tyagi. Ma'am, a very warm welcome to you. Namaskar. Namaskar. Ma'am is a former PGT in physics from Kendriya Vidyalaya Sanghatan and Sanskriti School, New Delhi. एंड बिफोर वी आस्क क्वेश्चंस टू मैम, हम ये बातचीत शुरू करें, एक बेहद खास इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एज वी ऑल नो दैट एग्जाम टाइम हैज़ ऑलरेडी बिगन एंड लेट्स जस्ट इग्नाइट द एग्जाम वॉरियर इन ईच वन ऑफ द स्टूडेंट. And as you all know that Pariksha Pe Charcha, this is an initiative by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and it's been some years since it has started, and this year it's going to be its 9th edition. The sole purpose of Pariksha Pe Charcha is to encourage you all about joyful learning and make it stress-free exams. If you want to know more about it, then go for innovateindia1.mygov.in. So, let's celebrate this exam Utsav as Life Utsav. With this announcement, let's begin our program and let's understand what are we going to understand in this particular program. But before that, हम ज़रा समझते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या समझा था। एक छोटा सा रिकैप हम आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है। हाँ, अच्छा, जैसे कि पिछली बार हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू करने से पहले सबसे हमें जानना होता है कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन तो आप सब ने देखा ही होगा जी। और जैसे कि झूले पे तो आप सब बैठे होंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इट्स पार्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन ही होता है। इसमें द बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट ए पोजिशन, ओके, एंड दिस मोशन आर ऑल्सो पीरियोडिक। नाउ, अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है? सबसे पहले ये सवाल उठता है, पीरियोडिक मोशन इज द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए पीरियोडिक मोशन। नाउ देन, आर ऑल पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी, बट द रिवर्स इज ट्रू। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी किया था, अर्थ का जो मोशन है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और वो 24 घंटे में एक अपना रोटेशन पूरा करती है, जिसमें हमारे दिन रात बनते हैं। वो जो है पीरियोडिक तो है, हर 24 घंटे के बाद रिपीट होता है, लेकिन वो टू एंड फ्रो नहीं है, एक ही पोजीशन के अबाउट बॉडी जो मूव नहीं करती है। तो इसलिए उसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी नहीं कहते हैं। अगर ऑसिलेटरी नहीं है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो वो हो ही नहीं सकता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा रही हूँ। जैसे पहला वाला है, एक पेंडुलम का एग्जाम्पल है। पेंडुलम का जो एग्जाम्पल है ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। देन स्विंग का है, स्विंग भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन मैथमेटिकली। यहाँ पे मैंने दिखाया एक स्प्रिंग का मोशन जो होता है ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। अच्छा, अब हम उसकी जो मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसको दर्शाते हैं, उसके मोशन को डिस्प्लेसमेंट यानी कि y,
उसकी जो पोजीशन है किसी भी टाइम पर, दैट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, क्योंकि ये एक पीरियोडिक मोशन है और पीरियोडिक मोशन को एक पीरियोडिक फंक्शन ही रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी कि जैसे मोशन अपने आप को रिपीट करता है, तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू भी कुछ टाइम के बाद रिपीट होनी चाहिए। आपको पता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पीरियोडिक हैं, बट उसमें ये क्वेश्चन उठता है साइन ही हमने क्यों लिया है, हमने टैन नहीं लिया, हमने कॉट नहीं लिया, हमने कोसेकेंट एंगल नहीं लिया, क्योंकि उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो फिक्स नहीं है। tan 90 जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है, लेकिन हमारा जो ऑसिलेटरी मोशन है वो टू एंड फ्रो है, उसकी बाउंड्रीज फिक्स होती हैं। दो फिक्स बाउंड्री के बीच में ही, जैसे आपका झूला है, एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है, फिर वापस आता है, फिर उस एंड तक जाता है, वो इनफाइनाइटली दूर तक नहीं जाता है। तो इसलिए हम टैन, बाकी जो 4 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज नहीं होती हैं। यहाँ पे जो सिंबल है ओमेगा, a sin ओमेगा t, दैट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, वो लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है। और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड और एंगल डिस्क्राइब्ड पर यूनिट टाइम। दैट इज व्हाट वी ऑल डिड लास्ट टाइम। और उसके बाद हमने निकाला था वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन लगा दें तो वो वेलोसिटी हो जाती है। ओके, तो हमने वेलोसिटी भी निकाली थी, v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, यानी कि उसका हमने डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज निकालना। अब हम चलते हैं आगे इसके बाद। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच अराइजेस. You have been studying acceleration since the beginning of the class 11, rather I should say from the beginning of the class 9th itself. Acceleration is the rate of change of velocity. यानी कि velocity का rate of change निकालना है, means velocity का differentiate करना है, उसको हमें derivative निकालना है। तो हमने क्या किया, v is equal to a omega cos omega t ले लिया। अब इसको हमने differentiate किया, that is a is equal to dv by dt। अब ये जो हम differentiate करते हैं, इसको करने के लिए एक तरीका है, पहले भी आपने किया होगा इसको, जैसे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t था, फिर हमारा v है v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो अब यहां पर a ओमेगा जो है ये दोनों, दे विल नॉट चेंज विद टाइम, तो इसको हम अलग रखेंगे। हम ये जो हमारा टर्म है ये वेरिएबल है, तो इसी को डिफरेंशिएट करेंगे पहले। तो दैट मीन्स जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव a ओमेगा हमने एज इट इज रखा, डेरिवेटिव ऑफ कॉज होता है साइन, सो हमारा कॉज कन्वर्ट हो गया साइन में, साइन ओमेगा टी एज इट इज रहा। अब उसके बाद ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेंगे, ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा सिर्फ ओमेगा, सो इसलिए बाहर जो है वो ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब ये आया कि ये माइनस साइन कहां से आया? डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज ऑलवेज माइनस साइन थीटा। साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अब आपने पहले भी देखा है y इज ए साइन ओमेगा टी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए साइन ओमेगा टी होता है, तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, दैट इज नेगेटिव साइन यहां पर है, इसके लिए आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब यहां आप देख रहे होंगे एक चीज, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y की पावर 1 है यहां पर, दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। y इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा आपका, एंड इट इज, अभी नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन दिखाता है इट इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ओके मैम, हम यहाँ जानना चाहेंगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में भी क्या फेज डिफरेंस होता है? Oh yes, very good question you have asked. I will explain you that also. जैसे हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में फेज डिफरेंस था, और वो फेज डिफरेंस था π/2 का। नाउ लेट अस सी कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में कितना फेज डिफरेंस है। जैसे डिस्प्लेसमेंट था a sin ओमेगा t, a एम्पलीट्यूड है हमारा, वेलोसिटी हो गया था a ओमेगा
cos ओमेगा टी. ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं दैट v इज इक्वल टू a ओमेगा एज इट इज रहा. अब cos को हम, बिकॉज साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा, सो हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक फॉर्मूला यूज किया है, a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 हो गया. दैट मीन्स अगर हम दोनों को कंपेयर करें, डिस्प्लेसमेंट को और वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट में है साइन के साथ सिर्फ ओमेगा टी और वेलोसिटी में है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो इसका फेज डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है. कितना ज्यादा है? पाई बाय 2. नाउ लुक एट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. दोबारा से साइन है बट यहां पर एक नेगेटिव साइन है. और ट्रिग्नोमेट्री में एक और फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा. और जब पाई प्लस थीटा का मतलब है ये 180 डिग्री प्लस एंगल हो गया, तो ये अब थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है. इसलिए ये नेगेटिव साइन को अंदर लेने के लिए हमने इसको लिख दिया ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई. अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का मतलब है जो एंगल है उसमें कितना डिफरेंस है. यहां आप देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट का है वो सिर्फ ओमेगा टी है और एक्सेलरेशन का कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई. सो एक्सेलरेशन का जो फेज है वो पाई ज्यादा है. दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी से पाई बाय 2 आगे है और डिस्प्लेसमेंट से पाई आगे है. अच्छा, अब इसका मतलब है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? व्हेन वी से द फेज डिफरेंस, फेज बताता क्या है? ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था. फेज टेल्स द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. दैट इज बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है कब मैक्सिमम होगा और उस टाइम पर बॉडी कहां पर होगी. इट टेल्स द फेज, दैट इज टोल्ड बाय फेज. सो अगर आप यहां फर्स्ट ग्राफ देखें, फर्स्ट ग्राफ इज बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के साथ हमने प्लॉट किया है, और सेकेंड ग्राफ वेलोसिटी एंड टाइम में है, थर्ड ग्राफ हमारा एक्सेलरेशन एंड टाइम में है. ठीक है, अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के ग्राफ को कंपेयर करिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्राफ? पहला वाला हमारा है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. एक्सेलरेशन का है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. वो भी साइन है, ये भी साइन है, बट इफ यू सी दीज टू ग्राफ्स they are mirror image of each other. Ma'am, when you're saying that they are the mirror images of each other, जब हम ऊपर वाला पीक देख रहे हैं ब्लू वाला, तो वो ऊपर है और जो नीचे वाला पीक देख रहे हैं वो नीचे है. तो how are they mirror images? What do they represent? They represent, see, जब देखिए आपका जो ब्लू वाला है, जब ये मैक्सिमम हुआ यानी कि ऊपर की तरफ हुआ, ऊपर की तरफ हमारी सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव होती हैं. पॉजिटिव टेल्स वन डायरेक्शन, नेगेटिव टेल्स अनदर डायरेक्शन. हमारे यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यू नो फिजिक्स में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ओके, पॉजिटिव मीन्स टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव मीन्स नेगेटिव, प्लस एक्स मीन्स टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस एक्स मीन्स टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस. जब ब्लू कर्व में मैक्सिमा है तब आप देखिए रेड वाली कर्व में मिनिमा है. मिरर इमेज का मतलब एक ऊपर है तो दूसरा नीचे, एक दूसरे के इन्वर्टेड हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं ये. सो देयर इज दिस इज बिकॉज देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई. पाई का फेज डिफरेंस का मतलब है जब वो दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं बट उनके डायरेक्शन अलग अलग है. जब आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड में था, मैक्सिमम था, उस टाइम पर आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव साइड में होगा बट उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. ओके, अब मैं यहाँ पर आपको बच्चों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर देना चाहूँगी और उसमें उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी. आपसे कहूँगी कि मैं इस पर मेरी शीट पर फोकस करें. ओके, नाउ ये आपका एक पार्टिकल है. इट इज ऑसिलेटिंग अबाउट दिस पॉइंट. I'll use another color if it is visible. This is here initially at time t is equal to 0, it was here. And after some time, it goes to this side. This is its extreme. ये maxima है इसका.
इस साइड में पॉजिटिव है और इस साइड में हमारा नेगेटिव है. ओके, दिस इज negative side, this is positive side. Okay, when your pendulum or the swing, suppose this is a swing only, it is moving toward right hand side. So it is moving, this is the central point, it is moving toward right hand side. So iska displacement jo hoga wo hamesha is side mein positive lega. If it is say 2 centimeter away from mean position O, I'll say displacement is plus 2. Okay, when it goes to this position, say 4, displacement is plus 4 centimeter. When it comes here, I'll say displacement is 5 centimeter. Okay, so this is positive side. Now which side is the acceleration? When I say acceleration is opposite to displacement, because A was minus omega square y, that means acceleration displacement are in opposite direction. So displacement is toward right hand side, therefore acceleration has to be toward left hand side, that is it is toward mean position. Now if the swing is going toward left hand side, that is toward negative side, so displacement will become negative. Okay, but acceleration will be opposite to it, and opposite to negative is positive, that is it will be in this direction toward right hand side. So in case of simple harmonic motion, displacement and acceleration have a phase difference of pi, and they are always opposite in direction. But whenever displacement is maximum, there at that time only and at that place only the acceleration is maximum in magnitude, but they are always opposite in direction. That is the main point you have to keep in mind. Okay. Now dynamics of simple harmonic motion. What is meant by dynamics? आपने second chapter में भी किया होगा, third chapter में, that is I think it is in laws of motion. Dynamics may we deal about cause of motion. What causes this motion? Now we have to know what is responsible for causing simple harmonic motion in any object. Here I have taken an example of a spring. So in the first example, in the first diagram, we have a spring which is placed and a mass is attached to it. A block is attached to it whose mass is m, and other end of the spring is fixed. Then I pull the spring to the right hand side, that is I stretch it. Now moment I stretch it, you know there will be the elastic forces acting in the spring. If you take a case of a spring, pull it to the right side and leave, you know what will happen. I think you all will know the spring will try to go back to the original position. You must have also experienced, say for example, you take a rubber band in your hand, you stretch it and leave. It goes back and hits your hand. The harder you hit it, the harder you pull it, the harder it hits your hand. Now why is it going back? Why is it restoring its position? So there has to be some force acting. Force is responsible for any motion actually. So now here there is a restoring force. So in case of a spring, because you changed its size, so there was a restoring force coming up which was trying to take it back to the original position. So F is equal to minus kx. Now what does the negative sign here represent again? Negative sign again represent that x and F are in opposite direction. That means if you pull it to right, the force will be toward left. If you compress the spring, that is you push it toward left, the restoring force will be toward right. Okay. Now we come to Newton's second law of motion. Newton's second law of motion we have already done many number of times. That says force is equal to mass into acceleration. Okay, mass into acceleration. Now therefore these two should be equal. Mass into acceleration should also be equal to minus kx. So you get A is equal to minus kx by m. What is this k here? K is the quality of the, k depends upon the quality of the spring. It is the characteristic of the spring. You know, all springs do not go back with the same force. Some spring it is difficult to deform,
and some spring it is easy to deform. So the value of K determines that. So that is why K is called the spring factor or spring constant, or it is also called the force constant. Okay. So here also you see A and X may there is a negative sign. So you get the same thing here also. That is, acceleration is proportional to X but directed opposite to it. Okay. The same thing we got when we differentiated our displacement to determine acceleration. So you find here the cause of simple harmonic motion is the restoring force. Okay. If there is a restoring force, and restoring force has to be directly proportional to the displacement, that is single power of x, then only an object can have simple harmonic motion. मैम अगर हम स्विंग की बात करें तो स्विंग में रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आता है? Yeah, that's very good question. स्प्रिंग में तो आ गया उसकी प्रॉपर्टी, दैट इज द इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से. अब स्विंग में क्या होता है, हम उसको जब स्विंग को आपने देखा होगा, व्हेन यू पुल इट टू द साइड, हाँ जी, सो वी इट इज स्लाइटली रेज्ड. सो उसके जब स्लाइटली रेज होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, एंड व्हेन वी लीव इट देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच पुल्स इट. Okay. And we'll see that also, how the gravitational force is able to exert a similar force in the case of a swing also. Okay, now let us find out in this case what will be the frequency of the spring and what are the characteristics of a simple harmonic motion. Any motion in which there is a restoring force which is directly proportional to displacement, and this restoring force is directed opposite to the direction of the displacement, that motion will be simple harmonic motion. Now we will find out what is the formula for the frequency. अभी हमने देखा A is equal to minus k x by m. अब इसको हम क्या करें, A is equal to minus k x by m है. Okay. Now x is a variable position, but k depends upon the spring. Mass is fixed, so these two are constant quantities. So we can write this as some constant omega square into x. अब हमने यहाँ square डाला so that the two sides are dimensionally correct. That means दोनों साइड की यूनिट सेम होनी चाहिए. अगर आप डालकर देखिए सबकी यूनिट, it will be same. So this omega, this is what is the angular frequency of the spring. So omega square is k by m. Okay, now you can find omega from here, that is the angular frequency. Angular frequency will be the square root of this. If I take the square root, so omega becomes equal to k by m to the power half. Also, you know what is time period? Time period is time taken to complete one oscillation. One oscillation means one cycle has been completed. That means angle which has been described is 2 pi. Therefore, omega is 2 pi by t, the time period. Therefore, t will be equal to 2 pi by omega. So, omega we can substitute. So, we get 2 pi under root of m by k. That means time period of a spring mass system depends upon mass we attached and the quality of the spring, the nature of the spring. उसमें number of turns कितने हैं, उसकी length कितनी है, किस material का बना है. That is how we can find out the time period. Now I come to your question, the swing का case. Let's see in detail in case of a swing how it gets a restoring force. I have taken an example of simple pendulum. Simple pendulum is similar to swing. Its behavior, its motion is because of the similar kind of forces. Now, what is a simple pendulum? Simple pendulum is a point mass suspended from a rigid support using a massless inextensible thread. Okay? See, exactly it is not possible to have a massless body. So, what we do is we can take a heavy bob and suspend it with a light thread from a fixed point. This is what is shown in the diagram. That shading on top shows
rigid support. Then the dotted line here shows the pendulum suspended in its mean position when it is not disturbed. Then the pendulum, the bob, has been displaced toward right. Okay, now what happens? See the forces acting. The forces acting now, you know what are the forces acting on any object which is suspended? Now let me add, all the forces are shown here, but let me tell you in detail how will you mark these forces when you do it in your exam. See here, this is what your pendulum is. This was here initially, it has been displaced to this position. Now when it is displaced to this position, weight of an object always acts vertically downward. That is mg. Okay. The second force acting is, because there is a string here. String is pulling the mass. So there is a tension in the string. Okay. And we have displaced it by an angle theta. L is the length of this string starting from point of suspension up to the center of the bob. Okay. Now, there are only two forces, but here in the diagram I have drawn 4. That is because I have resolved this force into its components, its parts, what it is comprises of. It can be broken up into 2 parts. One is in this direction, that is along the string, other one perpendicular to the string. If this angle is theta, I draw this line, this angle will also be theta. These are alternate interior angles. Now this angle is theta, therefore this angle will also be theta, because these are vertically opposite angles. Okay. So this component with which it is making an angle theta will be mg cos theta. Why it is cos theta? Because you know cos theta is base upon hypotenuse. So this becomes the base of a triangle, and this component will be mg sin theta. So this is what I have explained you this diagram. Now I will go back to my slide. It says all the components are shown here. The mg cos theta, you see the direction now. Mg cos theta is acting opposite to tension. Tension is toward the point of suspension and mg cos theta is away from the point of suspension. So they are vertically opposite and there is no motion in this direction. So therefore these forces are balancing each other. But look at mg sin theta. There is no force opposite to mg sin theta. So it can't be balanced by any other force. So therefore, this is what is providing the restoring force. Tanvi, this is the answer to your question. Okay. This mg sin theta component of the weight, this is bringing it back to the original position. We displaced it from mean position toward right. This restoring force is acting toward left. Therefore, they are in opposite direction. So this is the cause of causing the restoring force in a swing also. Okay. When I have another query here. So when we are talking about simple pendulum, अगर हम simple pendulum के time period की बात करें तो क्या वो earth पे और moon पे अलग-अलग होगा? Oh good, very good question. अब आपने यहाँ देखा restoring force कितना है? हाँ जी. mg sin theta. इस पे g आ रहा है. G is acceleration due to gravity. So you're getting some hint here. So g on moon is much less than g on earth. Therefore, g on moon is less as compared to earth. Therefore, time period should also be different. Now let us see, will it be more on moon or will it be less on moon? That is the next question now. Okay. I'll try to clarify that also. So here it says, my slide says, weight mg acting vertically downward and the tension acting upward. Okay. So the restoring force is mg sin theta. The negative sign here represent it is opposite to displacement. Displacement was toward right and restoring force is toward left. Okay now. Now it is mg sin theta. In mathematics you must have done, when theta is small, angle is small and we take it in radians, the SI unit, then sin theta can always be replaced by theta. Therefore, we have made this approximation here. So that is f is equal to minus mg theta. We are not writing sin theta now. And remember, when you do the practical in class,
in your practical class, make sure that your angle of displacement should not be very large. Otherwise, sine theta cannot be replaced by theta. Okay now. So therefore, when it is displaced to the right side, it will tend to turn back. So there is a torque because it is rotating. It is, see, your spring was moving linearly along a straight line, but this is not moving in a straight line. The swing doesn't move in a straight line. Swing is a part of a circle it makes. So therefore, there is a torque acting. You know, torque is force into the force arm. So it is minus mg theta, the force, into force arm, that is L, the length of the string. You know, torque is also equal to moment of inertia I into the angular acceleration. What is moment of inertia? You have done in earlier classes. Moment of inertia is the inability of a body to change its rotational motion, that is when it is rotating. So angular acceleration alpha here is equal to minus mg theta into L. Now we have substituted for this moment of inertia, which is ml into the power 2, ml square it is. Okay. So you get finally alpha, the angular acceleration because of the angular motion, is minus g theta by L. Here also you find the acceleration is proportional to the displacement, but here as it is angular motion, so it is angular displacement. But here also you get the negative sign. Negative sign shows that displacement and acceleration are opposite. So this proves that the motion of a simple pendulum or a swing is simple harmonic. So whenever you want to prove that the motion of an object is simple harmonic, find its acceleration. If it is linear motion, find linear acceleration. If it is angular motion, find angular acceleration and see, is it proportional to displacement and opposite to it? That shows that it is simple harmonic. And for all those, there has to be a restoring force. Now here there is a question to you, that is, when you speak, your vocal cord is vibrating. Now Tanvi, I would like to ask you one thing. You just speak something and check what is happening to your vocal cord here. Is it vibrating? It's vibrating, moving. It's vibrating. Yes. It's vibrating. It is oscillating. But this motion is not simple harmonic motion. Why? It is oscillatory, but not simple harmonic. Okay. Now the reason is because for simple harmonic motion there has to be a restoring force, and once you displace it and leave, it will continue to move on its own. In our vocal cord, see, there are many forces. There is no single restoring force, and our vocal cord doesn't produce single frequency. Okay. Whereas in case of swing, it vibrates only with one frequency. For all simple harmonic motion have a single frequency. Our vocal cord, though it is oscillating, it is vibrating, but it doesn't produce single frequency first. Then the restoring force is not directly proportional to displacement. Okay. And another thing is, you always need to pump energy into it. Swing you don't need to pump energy. You just displace it and leave. So once we are not talking, let's say When we are not filling air into it, we cannot speak. So its motion is not simple harmonic. Okay. Now the time period. Let's find out. Omega is g by L to the power half. So time period is 2 pi under root L by g. G comes in the denominator. So higher the value of g, lesser will be the time period, or lesser is the value of g, higher will be the time period. Now comes the answer to your question. You said on moon, will the time period be the same? As I told you, the value of g on moon is 1/6 of the value of g on earth. So g on moon is less. Therefore, the time period on moon is will less. Time period is less, it is in the denominator, so it will be more. On moon, it will be more. On moon, it will be more. Okay. Here, I have a question, similar question. Here, the similar question. Acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1.7 meter per second square. What is the period of simple pendulum on the surface of moon
if its time period on the surface of Earth is 3.5 second. Okay, so the parameters are given to you. G on moon is 1.7, G on Earth is 9.8, and time period on Earth is 3.5. Now let us substitute in the formula. Time period and G are inversely related. So G less means more time period. So time period on moon is 8.4. If it is 1.7 on Earth, on moon it will become 8.4. Now if you pull a swing on one side and leave, and it take 1.7 second on Earth to complete it, on moon it will take 8.4 seconds. Okay. So that means your time of oscillation will increase there. Okay. Now another question, what is seconds pendulum? Have you ever thought of what is a seconds pendulum? No. No. Seconds pendulum, basically from the name itself, seconds pendulum means the pendulum whose time period is 2 seconds. That is only just for your common knowledge. Okay. Now there is another question here. You have a mass to which 2 springs are attached and the other 2 sides of the springs are fixed. Then the spring is pulled, that mass is pulled toward right. Now when you pull the mass toward right, what is happening is the spring on the right hand side is getting compressed, whereas the spring on the left hand side is getting stretched. Now but both the springs are exerting a restoring force toward left only. As the diagram shows, F2 is also toward left, F1 is also toward left. Therefore the restoring force becomes twice. That is, F is minus 2 into K into X. Okay, so there what has happened? The value of the that constant K has doubled. So time period here has become half. Okay, next is, how do you find out energy? As I told you, Tanvi, ki in case of a swing, you give it energy once, then it keep on oscillating. Yes. Then what happens to that energy? Does that energy remain constant or it dies out? That is what we have to see. Okay. What have you seen in case of a swing? You pull the swing to one side and leave. It ultimately stops. But why does it stop? The reason is, you must be wondering, why does it stop? Yes. It stops because there is a friction. There is air drag. So this is one reason. Okay. Now let us see if there is an ideal situation where there is no air friction, air resistance, there is no friction at the point of suspension, then what will happen? Will It the won't energy stop? remain? Will it stop or not stop? Okay. That is what is our main point to see today. Now, energy of a simple harmonic oscillator, that is in simple harmonic motion. So when a particle executes simple harmonic motion, it is moving also and it stops also. In case of a swing, you must have experienced swing, when it comes to one end, it stops there and again start. Swing comes to one end and then start moving. So at extreme position, it is at rest. That is, its kinetic energy is 0. Now here let us find out what is the kinetic energy at any point of time for that swing or a spring or a simple pendulum. Now kinetic energy is half mv square. We have already derived that velocity is a omega cos omega t. So इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं v की वैल्यू. जब v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सब यहाँ पर v स्क्वायर है, क्योंकि तो सारी टर्म स्क्वायर हो जाएंगी. सो ये हो गया हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. अच्छा, और m ओमेगा स्क्वायर हमारा होता है k. ये हमने पहले ही कर चुके हैं. अब पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी आपने वर्क एनर्जी पावर में किया है फॉर एनी स्प्रिंग और एनी रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हाफ k x स्क्वायर होती है, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट. सो हमने एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डाल दी वहां पर. सो इट इज हाफ k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया. क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो सारी टर्म स्क्वायर हो जाएंगी. अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं. जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए हाफ k a स्क्वायर तो कॉमन है, उसको बाहर निकाल लें तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी अंदर रह जाएगा, जो कि 1 होता है. दैट मीन्स यू गेट हाफ k a स्क्वायर. a इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. अगर यहाँ पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है,
सो एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इजंट इट इंटरेस्टिंग कि एक बार आपने स्विंग को छोड़ा और आपको किसी को पुश करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ऑसिलेट करती रहेगी। अब उसका हम ग्राफ देखें। मैम हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जस्ट वाइंड इट अप विद दिस ग्राफ ओनली। सो इन दिस ग्राफ वी आर शोइंग द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें जो आपकी जो ब्लू वाली कर्व है, जो उल्टा यू आपको नजर आ रहा है, ब्लू कर्व जो है, दैट इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब O इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि XM एंड माइनस XM पर वेलोसिटी जीरो होती है, तो वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब उसका उल्टा होता है पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी जो दूसरी कर्व है हमारी ब्लैक वाली, वो पोटेंशियल एनर्जी की है। XM पर अगर देखें, जहां आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और जहां O पर आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। यानी कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ऑलवेज कांस्टेंट इफ देयर आर नो डिसिपेटिव फोर्सेस। सो वी फिनिश हियर today's topic. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. We should thank you for being here with us, for explaining this entire chapter to all our viewers, and thank you for clarifying my doubts, and thank you overall. Thank you so much. Thank you. Thank you to all the viewers for being with us today. I really hope that you enjoyed this entire program. हमने यहाँ simple harmonic motion part 2 discuss किया, and part 1 and part 2 are in continuation. So I would request you कि आप NCERT official हमारे YouTube channel पर जाइए और दोनों को back to back देखिए, ताकि आपको ये topic एकदम clear हो जाए। Thank you so much to our sign language interpreters as well. Thank you Naina, thank you Disha for being with us today. We are wrapping up this particular program, but do not go anywhere. We have another program lined up for all of you, and you can see the schedule on your screens as well. The next program is of chemistry for all the students who are studying in class 12th, and the topic is going to be coordination compounds, easy techniques for board exam success. तो आप हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, और इस प्रोग्राम के साथ हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। Thank you once again. Have a great day ahead. I am Tanvi Khurana and I'll take a leave of you. Namaskar.